चलो ठीक है। तो ठीक, चलो तो हम आज क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना कंटिन्यू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था तुम्हारा, ठीक है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था तो उसकी बात करते हैं आज हम। तो देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो हमने क्या है ऑलमोस्ट अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर वगैरह के बारे में सब पढ़ लिया है? ठीक है, तो चलो आज एक हमारा छोटा सा फिर टॉपिक रह गया है, ठीक है? हमारा छोटा सा एक टॉपिक रह गया, उसको हम कवर करते हैं और खत्म करते हैं। और वो टॉपिक क्या है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, हम किसकी बात करने वाले हैं? शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स की शेप की। अभी चलो देखो, ऑर्बिटल की शेप की बात करते हैं कि ऑर्बिटल की शेप जो हम देखते हैं वो बनती कैसे है, ठीक है? हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो देखो, तुमने जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट हुआ, तुमने एक चीज पढ़ी होगी। तुमने क्या चीज पढ़ी होगी? तुमने पढ़ा होगा साई के बारे में, ठीक है? और तुमने पढ़ा होगा साई स्क्वायर के बारे में, ठीक है? हम्म, ये चीज हो जाएगी साई स्क्वायर, ठीक है? ये चीज इसके बारे में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है? तो अब देखो, साई हमने क्या पढ़ा था? साई हमारा क्या होता है? हम अगर बेसिकली बात करें, ये कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ये क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है? अगर मैं पूछूं तुमसे साई का, साई एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस? नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका क्या है? कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। देखो, साई जो होता है हमारे सिर्फ एक वेव फंक्शन होता है, जिसका क्या है कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। और तुमने एक जगह ये भी चीज पढ़ी होगी कि साई कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी तुमने कहीं पढ़ा होगा, है ना? पढ़ी है ना ये चीज? अभी मुझे एक बात बताओ, चलो, एक तरफ तो तुम ये बोल रहे हो कि क्या कहते हैं कि साई जो है एक वेव फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और एक तरफ तुम ये बोल रहे हो कि साई तो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की पड़ी हुई है, ठीक है? तो फिर सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है वो? तो बेटा, बेसिकली एक तरफ तुम उसको अच्छा बोल रहे हो, एक तरफ तुम उसको बुरा बोल रहे हो। सुनो, तो इसमें क्या है, एक्चुअली मैं तुमको बताता हूँ क्या चीज है। साई क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इन द टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? बेसिकली देखो, क्योंकि साई को अगर मैं तुम्हारे सामने रख दूं ना, अगर मैं साई को तुम्हारे सामने रख दूं, तो तुम उसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है? मतलब साई का हम फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल रहे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि साई के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है, नो डाउट पड़ी है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमें दिखती नहीं है जब तक हम उसके ऊपर ऑपरेटर्स नहीं लगाते, ठीक है? इसलिए साई को हम बोलते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? ये चीज रहती है हमारी कि साई है हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि भले ही उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पड़ी है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमें क्या है अभी दिख नहीं रही है, ना हमें हम उसको निकाल सकते जब तक हम उसके ऊपर ऑपरेटर्स ना लगाए। तब तक हमें साई के अंदर कुछ भी पड़ा हमें नहीं दिखेगी वो चीज, ठीक है? ये चीज होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि साई का क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अरे ऐसे समझ लो कि एक बॉक्स है तुम्हारे पास, ठीक है? एक बॉक्स के अंदर क्या है, खजाना पड़ा हुआ है। अब तुम्हारे बॉक्स क्या पूरा रैप हो रखा है। मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें वो बॉक्स पकड़ा दूं, जब तक तुम उसको ओपन नहीं करोगे, उसमें से खजाना नहीं निकालोगे, तब तक बॉक्स की क्या वैल्यू है? तुम्हारे लिए कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम सोचो कि पता नहीं क्या होगा अंदर, क्या पता कूड़ा कचड़ा वगैरह पड़ा हो अंदर, क्या पता खजाना पड़ा हो, तुम्हें नहीं पता है, ठीक है? तो वो बॉक्स की क्या है, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए जब तक कि तुम उसको ओपन नहीं करते और जब तक तुम उसके अंदर का जो खजाना है वो नहीं निकालते। वही चीज वो सिग्निफाइड साई के साथ है। साई क्या है? बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जिसको अगर तुम्हारे सामने मैं रख दूं, अगर इक्वेशन की टर्म में रख दूं, तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हारे लिए कुछ भी काम की नहीं है, वो ऐसी फालतू पड़ी हुई है। लेकिन अगर तुम उस पर ऑपरेटर्स लगाओ, वही साई तुम्हें क्या है फिर क्या प्रोवाइड करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन के बारे में, ये सब प्रोवाइड तुम्हें वो करेगा, ठीक है? एनर्जी स्पिन के बारे में बताएगा उसकी, ये सब। तो इसलिए साई का सिंपली क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, अनलेस कि उसका उसके ऊपर हम कोई ऑपरेटर नहीं लगाते, इंफॉर्मेशन नहीं निकालते, ये चीज है। चलो, अच्छा, और एक तुमने ये पढ़ा होगा साई स्क्वायर, कि इसका क्या है? अच्छा, ऑपरेटर, अच्छा स्क्रोडिंगर वेव ऑपरेटर बताता हूँ। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी है? एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये बताओ। ऑपरेटर बताता हूँ फिर, ये पढ़ा है? तो यहाँ पे ये क्या होता है? ये एच क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है? तो ये एक इक्वेशन तुमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब तुमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट किया होगा, तब तुमने पक्का पढ़ी होगी कि एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है, जहां पे एच क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, ठीक है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। बेसिकली चलो कंफ्यूज मत हो, अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं तुमको बता देता हूँ कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर एक चीज होती है कि जिसके वो एक ऑपरेशन करता है किसी फंक्शन के ऊपर और कुछ हमें वैल्यूज देता है। कैसे? अगर बात करूं, मान लो मैं तुम्हें कह दूं कि एक्स स्क्वायर का क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो।
एक्स स्क्वायर का तुम्हें पूछ रहा हूं मैं स्क्वायर रूट निकालो, मतलब क्या हुआ कि तुम्हें एक्स स्क्वायर के ऊपर एक फंक्शन एक्स स्क्वायर उसके ऊपर ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन क्या है स्क्वायर रूट, तो वो जो स्क्वायर रूट है दैट इज द ऑपरेटर। ठीक है, जब उसका स्क्वायर रूट करोगे जो आंसर मिलेगा फिर वो मतलब कि ऑपरेशन के बाद आएगा वो आंसर, तो जो जो ऑपरेशन करना है वो स्क्वायर रूट निकालना है, उसके लिए ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हो तुम, रूट का ऑपरेटर यूज कर रहे हो, स्क्वायर रूट का ऑपरेटर यूज कर रहे हो, वो चीज होती है ऑपरेटर। बस सिंपली यहाँ पे भी यही है, जब तुमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी तो तुमने ये पढ़ा होगा एच ऑपरेटर, ये ऑपरेटर का साइन होता है ऊपर ऐसे दिखाते हैं हम कैप से, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये क्या होता है, ये हमारा होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब मैं इस साई के ऊपर लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलते हैं, एनर्जीज मिलती हैं। बस इतना जानना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना तुम्हें ऑपरेटर का मतलब समझ में आना चाहिए। क्लियर है, अब तो ऑपरेटर में दिक्कत नहीं है, ऑपरेटर कुछ नहीं है, बस एक ऑपरेशन के लिए वो है, टर्म है बेसिकली। क्या, जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं किसी के ऊपर ऐसे, तो ये एक ऑपरेटर हो गया बेसिकली। ठीक है, ये चीज है बस, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा नहीं जानना तुमको। चलो हम बाकी वापिस आते हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल, हम टॉपिक से भटक रहे हैं थोड़ा, भटक रहे हैं थोड़ा। चलो देखो, अभी हमारा क्या है, साई जो है हमने क्या बोला बेसिकली कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका क्या है कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन रुको, साई स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो साई स्क्वायर का पक्का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, कुछ आइडिया तुम्हें हो तो, साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। क्या बताता है ये हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, वो हमें क्या कौन बताता है बेसिकली, वो हमें कौन बताता है, साई स्क्वायर बताता है। जबकि हम साई स्क्वायर का मतलब कि साई का स्क्वायर करते हैं तब हमें क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी मिलती है कि ये कि इलेक्ट्रॉन जिस भी पॉइंट पे तुम साई निकाल देगी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो क्या हमें बताता है, साई स्क्वायर से पता चलता है। ठीक है, साई स्क्वायर से पता चलता है। इसलिए जो बेसिकली हम ये साई स्क्वायर होता है इसको क्या बोलते हैं कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में दे रहा है। ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बता रहा है हमें। ठीक है, साई स्क्वायर। अब समझते हैं एक बार ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या किस बला का नाम है बेसिकली, और यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी याद रखना, यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें किसके बारे में बताती है, यही हमें बताती है शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें क्या है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में बताती है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो मतलब हम पहले ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, पहली चीज तो ये हो गई। फिर उससे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से हम शेप ऑफ द ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं, हमें बेसिकली इस लेक्चर में यही करना है कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल हमारी कैसे आती है और कौन कौन सी शेप्स होती है बेसिकली। ठीक है, यही चीज करनी है। चलो देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, देखो कैसे, मान लो कि क्या हुआ कि कोई एक क्लास है, मान लो, ठीक है, एक क्लास है, उसमें क्या है, डेस्क पड़े हुए हैं, मान लो ये डेस्क है जैसी। ठीक है, ये रोज बनी हुई है, चार चार डेस्क की रोज बनी हुई है। ठीक है, तुम समझ जाओगे, देखना तुम्हें आ जाएगा। बाकी बेटा किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो चैट में ना लिख के पूछ लेना, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो रिपीट करना हो कुछ भी तो चैट में लिख के बता देना मुझे। ठीक है, चलो देखो, हाँ, मान लो ये क्लास है एक, ठीक है, इस क्लास में ये क्या है, डेस्क पड़े हुए हैं, ये मैंने जो बॉक्सेस बनाए ये डेस्क बता रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता हूँ, एक स्टूडेंट आता है डेली क्लास में, इस क्लास में खाली क्लास में एक स्टूडेंट आता है डेली, मैं उस स्टूडेंट को क्या है ना ऑब्जर्व करता हूँ कि वो कहाँ कहाँ बैठ रहा है। ठीक है, मतलब कि कुछ केसेस में देखा कि वो फर्स्ट रो में बैठा है, कुछ केसेस मतलब कि कभी मेरे को दिखा कि वो यहाँ बैठा है, कभी मुझे दिखा कि वो यहाँ बैठा है, कभी दिखा कि यहाँ बैठा है। ठीक है, कभी मैंने देखा कि यहाँ बैठा हुआ है वो। ठीक है, ये चीज होगी इस डेस्क पे। ठीक है, फिर कभी कभी मुझे दिख रहा है कि दोबारा से यही बैठा है, क्या पता वो इसमें भी बैठ सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी देखो मैं कहाँ कहाँ की बता रहा हूँ कि वो मुझे ऐसे दिख रहा है, मतलब वो जो मैं ये पॉइंट्स लगा रहा हूँ बेसिकली मुझे वो दिख रहा है कि हर दिन मैं उसको अगर ऑब्जर्व करा, मैंने बहुत लंबे टाइम तक उसको ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा कि वो कभी कभी क्या है बेसिकली यहाँ बैठ रहा है जाके। ठीक है, एक ही स्टूडेंट है, अलग अलग पोजीशंस वो ऑक्यूपाई कर रहा है, बस उस पोजीशंस को मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो ये मैंने उससे क्या है टाइम रहते मतलब कि पूरे टाइम मतलब कि ऐसे मान लो 2-3 महीने मैंने उसकी पोजीशंस को ऑब्जर्व किया। ठीक है, किया मैंने, तो मैंने क्या देखा, अगर मैं इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करूं तो क्या मैंने देखा कि अगर ये हमारा स्टेज है,
अगर हमारा जो पोडियम होता है ये वो है। तो मैंने देखा कि स्टूडेंट क्या है, अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट की जो पोजीशंस है उसको मैं क्या पॉइंट से दिखा रहा हूँ बेसिकली, कि स्टूडेंट की पोजीशन क्या है, यहाँ तक आ गई कि पहली रो में वो 6 टाइम्स बैठा है, दूसरी में वो क्या है, इतने बार बैठा हुआ है, ठीक है, तीसरी में वो क्या 2 बार बैठा है, और लास्ट रो में तो वो 1 ही बार बैठा है बस। ये तो मुझे ये बताओ, तुम एक आइडिया दो मुझे, ये मान लो मेरा ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, ये उसकी क्या होगी बेसिकली, क्या बता रहा है मुझे, उसकी पोजीशंस के बारे में बता रहा है कि वो यहाँ मिल सकता है। मतलब समझो इसको, मतलब अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैंने ये क्या किया, 2-3 महीने तक ऑब्जर्व किया, ठीक है, मैं 2-3 महीने तक ऑब्जर्व की ये चीज, जब मैं 5th मंथ के लिए आऊंगा, मैं उसको 5th मंथ के लिए देखने आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं क्या है थोड़ा सा अपना आइडिया लगा सकता हूँ कि मुझे वो कहाँ मिलने वाला है। मैंने जब ये 4 महीने का उसका ये ग्राफ पढ़ा, बेसिकली 4 महीने की इसकी जो पोजीशंस को देखा, तो मैं थोड़ा सा आइडिया लगा सकता हूँ कि अगर मैं 5th मंथ में जाता हूँ तो मुझे वो कहाँ मिलने वाला है। कहाँ मिलने वाला है बताओ, कौन सी रो में वो मैक्सिमम मिलने वाला है, फर्स्ट और सेकंड रो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फर्स्ट और सेकंड रो उसकी जो है बेसिकली वो क्या है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाली चांसेस है, मतलब कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाली रो है बेसिकली। जैसे मैंने ये 4 महीने तक पहले उसको ऑब्जर्व किया अच्छे से, फिर मैंने देखा कि अगर मैं 5वें महीने में जाता हूँ तो मुझे वो कहाँ है, फर्स्ट या सेकंड रो में 90% चांस है कि वही मिलेगा, क्योंकि उसका जो पिछला रिकॉर्ड है, पिछला एक्सपीरियंस यही दिखा रहा है कि वो कहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रो में ज्यादा बैठ रहा है जाके, ठीक है, वो ज्यादा बैठ रहा है। थर्ड और फोर्थ रो में वो इतना नहीं बैठ रहा, तो मैं क्या है 5th महीने का थोड़ा सा आइडिया लगा सकता हूँ कि 5th मंथ में हो सकता है 90% हो सकता है कि वो फर्स्ट या सेकंड रो में बैठेगा, बहुत ही कम चांस है कि वो लास्ट रो में जाके बैठेगा, और उससे कम मतलब कि थोड़े कम चांस उसके भी है कि वो थर्ड रो में जाके बैठ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वो कहाँ फर्स्ट या सेकंड रो में मिलेगा मुझे। तो तुम ये बताओ मुझे, ये जो पॉइंट्स मैंने लगाए मुझे क्या बता रही हैं, ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, ये पॉइंट्स जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। अगर मैं ये पॉइंट्स मान लो फोर्थ रो में ज्यादा कर देता, मान लो मेरी फोर्थ रो ऐसे हो जाती, ये मेरी फोर्थ रो के पॉइंट्स हो गए, तो क्या ये फिर फोर्थ रो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ना बढ़ जाती है ना, प्रोबेबिलिटी फोर्थ रो की ज्यादा बढ़ जाती है अगर मैं फोर्थ रो को ऐसे दिखा देता तो, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स हमने दिखाए हैं उसकी पोजीशन को, कि वो कहाँ कहाँ है बेसिकली, ठीक है, ये मैंने जो पोजीशन दिखाई है उसकी कहाँ कहाँ है, वो बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी पता चलेगी कि वो मतलब मिलेगी कि वो यहाँ मिल सकता है हमें, ठीक है। कम पॉइंट्स हुए, कम डेंसिटी हुई, कम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हुई, और कम ही हमें वो क्या है प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगा। जैसे अगर तुम फोर्थ रो में देखो, फोर्थ रो में क्या सिर्फ एक ही पॉइंट है, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब पॉइंट्स का कलेक्शन बेसिकली, तो यहाँ पे जो है मतलब कि जो पॉइंट्स है वो है ही नहीं है, एक ही पॉइंट है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हुई, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बैठने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई। कंसेप्ट समझ में आया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, ये बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कंसेप्ट समझ आया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, अब यही कंसेप्ट हम लगाते हैं कहाँ पे, एटम के अंदर लगाते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब यही कंसेप्ट हम इलेक्ट्रॉन के अंदर लगाते हैं। देखो चलो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के अंदर बात करूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर बात करूं तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के केस में भी यही किया, सॉरी एटम के अंदर बात करूं, एटम के अंदर बात करूं, सॉरी एटम के अंदर बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूं तो मैंने इलेक्ट्रॉन के केस में भी यही किया। मैंने क्या किया, उस एटम की ना क्या करता रहा, मैं फोटो लेता रहा, मैं टाइम टू टाइम क्या है मतलब 1 सेकंड बाद, एक सेकंड के गैप के बाद मैं उसकी फोटो लेता रहा, ठीक है। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बीच में तो न्यूक्लियस है, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब मैं उसके टाइम टू टाइम उसके इलेक्ट्रॉन का मोशन देखता रहा, कि इलेक्ट्रॉन का जो बेसिकली पोजीशन को देखता रहा टाइम टू टाइम, तो मैंने क्या देखा कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब कि अपनी जगह पे नहीं रह रहा, ये तो हमें पता ही है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से यही पता चला था कि एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं बता सकते उसकी। तो मैं क्या करता, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो ऊपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला कंसेप्ट था वो एटम में भी लगाना शुरू किया। और मैंने एटम की प्रोबेबिलिटी को कैसे देखा, अब मैं उसको डायरेक्टली तो देख नहीं सकता, ठीक है, जैसे मैं डेस्क वाले जो स्टूडेंट था उसको तो डायरेक्टली आंखों से देख सकता था, यहाँ तो मैं देख नहीं सकता, तो यहाँ मैंने क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, मान लो कोई कैमरे का यूज किया मैंने उसको देखने के लिए, उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखने के लिए। तो मुझे क्या देखने को मिला कि मैंने एक 1s ऑर्बिटल ले लिया मान लो, ठीक है, मैंने क्या देखा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन को क्या है पोजीशन को देख रहा हूँ बार बार फोटो खींच खींच के उसकी। और फिर जब मैंने बहुत सारी फोटोज खींच ली और एक कलेक्शन बनाया उन सब का, तो कि उसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के टर्म में दिखाई जा रही है। देखो ऐसे, 1 मिनट रुको,
ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रही है ये सबको, ठीक है, कुछ इस तरह से उसकी मेरे को क्या है फोटो दिखी, जब मैंने बहुत सारी फोटोज को कलेक्ट करके उसकी पोजीशन को क्या है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना या पिक्टोरली उसको देखना चाहा, तो कुछ इस तरह से दिखाई दी। क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? मुझे ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर कहाँ रह रहा है बेसिकली, ज्यादातर वो कहाँ रह रहा है बेसिकली, न्यूक्लियस के पास रह रहा है। देखो, ज्यादातर वो कहाँ रह रहा है, न्यूक्लियस के पास रह रहा है, और न्यूक्लियस से दूर वाली जो डिस्टेंस पे जा रहा हूं मैं, तो वो बहुत ही कम मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कहलाया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट। ठीक है, ये हो गया, यहां से हमें मिला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट। अब हम इस डेंसिटी प्लॉट से क्या करते हैं, एक तो अपनी शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिफाइन करेंगे पहली चीज, दूसरी चीज हम उस ऑर्बिटल की डेफिनेशन को भी डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में हम जो बोल रहे हैं कि ऑर्बिटल जो होती है कोई चीज, वो ऑर्बिटल होता क्या है, और फिर हम सेकंड चीज देखेंगे ऑर्बिटल को डिफाइन करने के बाद कि इसकी शेप कैसे हम जज करेंगे यहां से। क्लियर है? चलो देखो, अब मैंने क्या किया, इसके जो ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन है और ऑर्बिटल की जो शेप है वो किस तरह से, किसकी हेल्प से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स लेते हैं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं बेसिकली, इसके प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट को यूज करके विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री सरफेस डायग्राम हम क्या है, किसी शेप की पहले तो ऑर्बिटल, पहले तो ऑर्बिटल क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है, ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसकी शेप पे बात करेंगे। बेटा अभी सिर्फ समझो, ठीक है, सिर्फ समझो, जो मुझे लिखो अभी, ये इसमें कुछ लिखवाने का है नहीं, जो मुझे लिखवाना होगा मैं तुम्हें बोल दूंगा कि हाँ भी ये नोट कर रहा हूँ, अभी सिर्फ तुम समझो कंसेप्ट को, ठीक है, ये चीज करो, जब भी कुछ होगा लिखवाने का मैं लिखवा दूंगा तुमको, अभी सिर्फ समझने का, अभी कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो देखो, अब हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम डिफाइन करते हैं कि वो क्या होते हैं, जिसकी हेल्प से हम बाकी क्या है अपना वो दिखा सकेंगे, शेप ऑफ द ऑर्बिटल और ऑर्बिटल की डेफिनेशन। देखो बाउंड्री सरफेस डायग्राम, देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट दे रखा है मेरे को, ठीक है, मैंने जो लेफ्ट साइड पे बना रखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट बना रखा है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे बताना हो कि जो मतलब इसके अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट करनी है जहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन क्या है मैक्सिमम मिल सकता है, मतलब मेरा क्या है न्यूक्लियस के अराउंड रीजन है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड रीजन है, मुझे एक क्या करनी है, बाउंड्री सेट करनी है न्यूक्लियस के अराउंड, ताकि उस बाउंड्री के अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो मिलने की। अब जैसे मान लो अगर मैंने इसको ऐसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट में छोड़ दिया, तो अब तो क्या है, एटम का कोई, एटम की कोई बाउंड्री भी तो होनी चाहिए ना, मतलब कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके जो आउटर बाउंड्री भी तो होनी चाहिए कुछ, ऐसे थोड़ी मैं हवा में छोड़ दूंगा, मुझे क्या पता कल को कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ बना रहा होगा, कहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो कोई बाउंड्री तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना मुझे, तो ये चीज है। अब सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसकी बाउंड्री जैसे डिफाइन करनी है, तो इसकी बाउंड्री हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं इसकी बाउंड्री ये भी डिफाइन कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूं, मैं इसकी बाउंड्री ये भी डिफाइन कर सकता हूं, मेरे हाथ में है। लेकिन हम अपने कन्वेंशनली हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वही बाउंड्री डिफाइन करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना क्या हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो फाइंड करने की वो क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, ये चीज है मैक्सिमम को। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं कि मेरी एक फर्स्ट बाउंड्री ये है और सेकंड बाउंड्री ये है, और मुझे कौन सी बाउंड्री कन्वीनियंट लगेगी, तो मैं क्या है सेकंड बाउंड्री को डिफाइन करूंगा, ना कि फर्स्ट वाली को, फर्स्ट वाली को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, फर्स्ट वाली को मैं नहीं दिखाऊंगा। तो मेरे जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो रीजन हो गया, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन हो गया जिसको मैंने बाउंड किया है, वो कौन सा रीजन है, वो सेकंड रीजन है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मुझे क्या है, प्रोबेबिलिटी मिल रही है, मेरे को क्या है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो मैंने ले ली इसमें, इस रीजन में। अब तुम सोच रहे हो कि बाहर वालों को क्यों नहीं इंक्लूड किया, कोई फायदा ही नहीं है करने का, उसमें तो वो मिल ही कहाँ रहा है। ठीक है, ऐसे तो फिर तू कोई बोलेगा कि सर मैं तो इस पॉइंट को नहीं, मैं तो पूरा बड़ा सर्कल लेना चाहूंगा, तो ऐसे तो फिर वही हो जाएगा कि वो कितना भी तुम एक्सटेंड कर सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम फिर क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, अब कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब क्या हुआ ना, कोई एक छोटा सर्कल बनाना चाहेगा, देखो जरा यहाँ पे, कोई एक छोटा सर्कल बनाना चाहेगा, कोई बड़ा, और कोई बड़ा, और कोई कहेगा मैं तो और बड़ा भी बना सकता हूँ, तो ऐसे तो फिर कोई कंफ्यूजन ही होगी ना, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से बनाएंगे। तो इसलिए हमने क्या चूज किया, जो हमारे कन्वीनियंट भी है, इसलिए हमने क्या चूज किया, हमने वो रीजन चूज किया बाउंड्री बनाने के लिए जो कि अपने अंदर क्या करता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ऐसे जब हम एक
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट के अंदर अभी मेरा क्या था, ध्यान से देखना, अभी मेरा क्या था, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट था जब क्या था, कोई वो नहीं था, बाउंड्री नहीं थी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट था। लेकिन मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या कर दिया, जैसे ये है, मैंने क्या कर दिया, एक बाउंड्री डिफाइन कर दी। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर बाउंड्री डिफाइन कर दी कि ये मेरी क्या है, इसकी बाउंड्री है। तो ये क्या बन गया, बाउंड्री सरफेस डायग्राम बन गया। क्लियर है यहाँ पे, ये क्या हुआ, बाउंड्री सरफेस डायग्राम बन गया। ठीक है, बताओ बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्लियर हुआ, कैसे बनाया हमने, कैसे नहीं, बोलो, क्योंकि अब इसके बेसिस पे सारी चीजें हैं। बस ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम तक ही समझाना था ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आगे तो बस छोटी मोटी चीजें होंगी जो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएंगी। तो बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा स्पीड वगैरह तेज या स्लो तो नहीं है, या मैं जल्दी भाग रहा हूँ या स्लो भाग रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम हो बता देना, ठीक है, कि हाँ भी सर थोड़ा स्लो कर लो या फास्ट कर लो, जैसे भी तुम्हें लगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा वो भी पूछ लेना। चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाउंड्री सरफेस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया कि अच्छा बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या होते हैं, मेरे ये होते हैं, मैंने डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं ऑर्बिटल्स की प्रॉपर डेफिनेशन की। तुमने अभी तक ऑर्बिटल क्या पढ़ा होगा, तुमने ऑर्बिटल पढ़ा होगा कि सर एक शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल होती है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होती है, बस तुमने इतना ही पढ़ा है। ठीक है, अब ऑर्बिटल की हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं, और ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी तुम नोट कर लेना। ठीक है, क्या होती है ये ऑर्बिटल जो होती है, ये क्या होती है, ये बेसिकली एक रीजन होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाई, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल क्या रहता है, रीजन अराउंड न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is high. फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाई, वो रीजन को जब हम क्या बोलते हैं, जो भी रीजन हमने इंक्लूड किया है बाउंड्री सरफेस डायग्राम से, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर है ऑर्बिटल की डेफिनेशन। चलो अब देखो, ये चीज हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल की। ठीक है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, अब जैसे मैंने क्या बताया तुमको, देखो अच्छा पहली चीज तो मैं तुमको ये बताता हूँ, देखो शेप ऑफ द ऑर्बिटल कुछ नहीं है, ये जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया यही हमें शेप भी बता रहा है। ठीक है, यही हमें सीधा शेप भी बता रहा है। जैसे मान लो मैंने ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट बनाया था, ये 1s के लिए बनाया था। ठीक है, अब ये तुम सोचोगे ये कैसे बना दिया आपने, खुद से कैसे बना दिया, देखो ये मैंने कैसे बनाया। हर हमने बोला हर ऑर्बिटल क्या है, कैसे रिप्रेजेंट होती है, हर एक अलग साई से रिप्रेजेंट होती है, साई। ठीक है, उस साई को यूज करके मैंने साई स्क्वायर निकाला, और साई स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी मतलब साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताता है। तो साई स्क्वायर को मैंने देखा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूँ, कैसे कैसे मेरा वो साई स्क्वायर की वैल्यू कम होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है, जो भी होता जा रहा है। तो उसके बेसिस पे मैंने ये प्लॉट बनाया। तो ऐसे में समझना कि मैं अपनी तरफ हवा में बातें कर रहा हूँ, नहीं, मेरे को पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो कैसे डिफाइन, उसको कौन डिफाइन करता है, एक साई वेव फंक्शन डिफाइन करता है, मतलब ये साई होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। साई से मैंने साई स्क्वायर की बातें करी, उस साई स्क्वायर को मैंने देखा कि न्यूक्लियस के साथ, मतलब कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस के साथ कैसा उसका रिलेशन है, एंगल के साथ कैसा रिलेशन है, तो उसके बेसिस पे मैंने ये क्या है, प्लॉट बनाया है। बस क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मैंने उससे प्लॉट बनाया। तो मेरे पास 1s के लिए साई की इक्वेशन थी, मैंने उसको यूज करके साई स्क्वायर को यूज करके बेसिकली ये प्लॉट बनाया है। ठीक है, ये मिला मुझे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, कि जैसे देखो मैंने इसके लिए क्या किया, 1s के लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया। ठीक है, बाकी सारे जो भी बाहर की चीजें सब नेग्लेक्ट कर दी, जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम ले लिया, यही इसकी क्या दे देगा, शेप दे देगा मुझे। क्या पता चला यहाँ से, अगर मैं 1s की बात करूं या s ऑर्बिटल की बात करूं, तो मुझे क्या पता चला, s ऑर्बिटल की क्या शेप होगी, कैसा बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना है, स्फेरिकल बना है। तो s ऑर्बिटल की कैसी शेप हो जाएगी, स्फेरिकल इन शेप हो जाएगा, स्फेरिकल इन शेप हो जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो देखो, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे कि हमने क्या है, ऐसे हमने क्या है बाउंड्री सरफेस डायग्राम हम, अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा था बेटा, कि हमें क्या है, शेप अलग से नहीं पढ़नी है, हम जो उसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना रहे हैं ना, वही उसकी शेप के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लो मैंने ये 1s ऑर्बिटल के लिए पहले क्या किया, प्रोबेबिलिटी
ठीक है, डेंसिटी प्लॉट मतलब कि प्लॉट बनाया, फिर उसकी हेल्प से मैंने बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया। जो बाउंड्री सरफेस का डायग्राम बना है उसमें जो शेप आ रही है वही हमारी क्या है, ऑर्बिटल की शेप होगी। जैसे एस की बात करूं, एस के लिए मैंने ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया, ये कैसा बनाया, स्फेरिकल बनाया है। तो एस ऑर्बिटल की जो शेप आती है वो कैसे आती है, स्फेरिकल इन शेप आती है। और बस मैं ये बोल रहा था साथ में कि ये प्लॉट मैंने खुद से तैयार नहीं किया है, मेरे पास इक्वेशन थी, वेव इक्वेशन थी, मैंने उस इक्वेशन को यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाली है हर एक अलग अलग पॉइंट पे, तो उसके हिसाब से मैंने ये क्या है, प्लॉट तैयार किए हैं। ठीक है, क्लियर है, आप क्लियर है करण बेटा? हाँ, तो ये चीज थी। तो मैं बोल रहा था कि हाँ, एस ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। अब देखो, बस एक चीज और पढ़ानी है छोटी सी, उसके बाद तो फिर हम मजे हैं हमारे, हमें सब कुछ आ जाएगा। देखो वो क्या है, देखो जैसे मैंने तुमको इस डायग्राम में बताया कि मैंने क्या बोला, फर्स्ट और सेकंड रो में, ध्यान से देखना, फर्स्ट और सेकंड रो में उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन मुझे ये बताओ, फर्स्ट और सेकंड रो में भी क्या वो हर डेस्क पे बैठ रहा था? नहीं, वो फर्स्ट और सेकंड रो के अंदर भी हर डेस्क पे नहीं बैठ रहा था। जैसे ये वाला डेस्क देखो, ये वाला डेस्क एक भी बार नहीं ऑक्यूपाई किया उसने, उसने एक भी बार ऑक्यूपाई नहीं किया। ठीक है, तो और ये वाला डेस्क देखो, सिर्फ एक ही बार ऑक्यूपाई किया है उसने। तो मतलब क्या हुआ कि हाई प्रोबेबिलिटी रीजन के अंदर भी एक ऐसा रीजन हो सकता है जहां पे वो बिल्कुल भी ना जाए। समझ रहे हो कहने का क्या मतलब कह रहा हूं, कि मतलब हाई प्रोबेबिलिटी तो हम ओवरऑल देख रहे हैं, लेकिन उस हाई प्रोबेबिलिटी के अंदर भी क्या है, ये कुछ रीजन हो सकता है जहां पे वो एक बार भी ना जाए। और जब वो रीजन को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। फिर से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो मैंने जैसे बोला कि मेरी प्रोबेबिलिटी, एक स्टूडेंट आ रहा है क्लास में बैठे, फर्स्ट और सेकंड रो पे मैक्सिमम टाइम बैठता है। अब फर्स्ट और सेकंड रो में भी जरूरी नहीं है कि वो हर एक बेंच को ऑक्यूपाई करे, हर एक डेस्क को ऑक्यूपाई करे। हो सकता है कि वो फर्स्ट रो में सिर्फ पहले दो बेंचों पे ही बैठ रहा है, मतलब फर्स्ट रो के जो फर्स्ट टू डेस्क है सिर्फ वही उन्हीं पे ही बैठ रहा है बस, बार बार वो थर्ड और फोर्थ पे एक बार भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो हम तो लेकिन ओवरऑल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, हम तो टोटल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ना इस रीजन की, क्या पता वो इस और इस पोजीशन पे आ ही ना रहा हो एक बार भी। ठीक है, तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि हाई प्रोबेबिलिटी रीजन के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और होती भी है कि वो क्या है, उस पोजीशन, मतलब कोई पोजीशन उसके अंदर भी, उस रीजन के अंदर भी ऑक्यूपाई ना करे। और वो जो पोजीशन होती है, वो जो रीजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं नोड्स को डिफाइन करूं तो ये क्या हो गया, इट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज द रीजन विद इन एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर का रीजन बोल रहा हूं मैं, बाहर का मत सोचना, बाउंड्री सरफेस से बाहर का नहीं जाना तुम्हें, मैं तो हाई रीजन के अंदर की बात कर रहा हूँ, हाई हाई प्रोबेबिलिटी के रीजन के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन मतलब ऑर्बिटल, तो यानी ऑर्बिटल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो रीजन विद इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल where the probability of finding the electron is, where the probability of finding the electron is zero, finding the electron is zero। ठीक है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्लियर है, नोड का कंसेप्ट क्लियर है सबको, बोलो हाँ। चलो, नोड्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हमें क्या है, ऑर्बिटल के अंदर हमें क्या है, दो तरह के नोड्स देखने को मिलते हैं। जो नोड्स होते हैं हमारे, दो तरह के नोड्स देखने को मिलते हैं बेसिकली। वो नोड्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रेडियल नोड, और एक होते हैं हमारे प्लेनर नोड, या फिर मैं अगर बोलूँ तो एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स। अब रेडियल और एंगुलर नोड समझो जरा क्या है। कुछ नहीं है, इजी सी चीजें हैं, इजी सी चीजें। देखो क्या है, रेडियल नोड हम किसको बोलते हैं बेसिकली, ये हमारे स्फेरिकल नोड होते हैं। मतलब ये क्या है, अगर हम न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा रीजन देखें जो स्फेरिकल हो, स्फेरिकल लाइक हो या फिर स्फेरिकल हो, जिसके अराउंड क्या है, प्रोबेबिलिटी जीरो है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल नोड बोलेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा, अभी तुम्हें समझ भी आ जाएगा कि हम कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी एक एग्जांपल से भी बताऊंगा तुमको। देखो, तो रेडियल नोड में क्या बता रहा हूँ कि ये स्फेरिकल नोड्स होते हैं बेसिकली, या स्फेरिकल रीजन बोलूं कि रेडियल नोड्स क्या होते हैं, इट इज अ स्फेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is zero। simple सी definition है, where the probability of finding the electron is zero।
और एंगुलर नोड क्या होते हैं? एंगुलर नोड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? प्लेनर नोड होते हैं, प्लेनर या फिर कॉनिकल, प्लेनर और कॉनिकल नोड्स या प्लेनर और कॉनिकल रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अभी तुम्हें समझाऊंगा तुम्हें खुद क्लियर हो जाएगा, देखो जरा, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ये चीज है। अभी मैं तुमको समझाता तुम्हें क्लियर हो जाएगा, देखो कैसे कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैं पहले एक एक करके समझाऊंगा। रेडियल नोड्स क्या है? स्फेरिकल रीजन के अराउंड आते हैं, और जो एंगुलर नोड है वो प्लेनर रीजन के अलोंग आते हैं। देखो कैसे। अभी हमने क्या किया, हमने एक ये बनाई, ऐसी एक ऑर्बिटल बनाई जहां पे क्या थी, प्रोबेबिलिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। हमने ऐसे बना दिया। अब जरूरी नहीं है ना कि उसका हर रीजन पे क्या हो, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकता है कि उसके पे उस पे क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कि हर एक रीजन में ना मिले। पूरे ओवरऑल रीजन में तो हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उस हाई रीजन के अंदर भी क्या है कि हो सकता है कुछ पोजीशन ऐसी हो कि जहां पे वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना मिले, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, फाइंड ही ना हो में वहां पे। जैसे मान लो अभी मैं जैसे ये बनाया है मैंने, मैं क्या कर दूं, एक मिनट रुको, ये ना जैसे ये तुम्हें अगर ध्यान से दिख रहा हो तो, तुम्हें अगर ध्यान से दिखे तो तुम देखो, जब मैं मान लो इसको एक बाउंड्री दे दूं और इसको एक बाउंड्री दे दूं, ऐसे समझो जरा एक बार। तो जब मैं देखो इसके बीच के रीजन की बात करूं, अगर मैं, मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिला? एक भी बार इलेक्ट्रॉन नहीं मिला मुझे यहाँ पे, ठीक है, एक भी बार इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। यहाँ पे क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये मेरा क्या बन गया, बेसिकली नोड बन गया। और ये रीजन कैसा बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है। भले ही तुम्हें सर्कल दिख रहा हो यहाँ पे, क्योंकि 2D में बात कर रहे हैं अभी हम, भले 2D में बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो 3D शेप है। तो ठीक है, तो ये क्या है, स्फेरिकल बन रहा है, तो बेसिकली ये स्फेरिकल रीजन बन रहा है, तो ये क्या हो गया, नोड हो गया मेरा। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ये रेडियल नोड समझ में आया कि रेडियल नोड हो गया ये? बोलो, नहीं तो दोबारा रिपीट कर दूं मैं, बोलो। हाँ ठीक है, चलो देखो। तो अभी मैं क्या बोल रहा था, हाँ रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, देखो। मैं क्या बोल रहा था, देखो कि क्या कह रहा था कि ये ध्यान से देखना फिर से, मैं इसको फिर से बना रहा हूँ, देखो। देखो ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, इसकी बाउंड्री डायग्राम बना दी, किसी ऑर्बिटल का एक बाउंड्री डायग्राम बना दिया ये, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मुझे ये बताओ, इस बाउंड्री डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम के अंदर मैंने क्या बोला था कि हम ये देखते हैं वो रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, तो हमने इस पूरे रीजन को इंक्लोज कर लिया कि अच्छा इसमें मेरे को क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, इस रीजन के अंदर भी क्या है, अगर मैं ये वाले रीजन की बात करूं जो खाली सा दिख रहा है तुम्हें, ब्लैंक सा, ये वाला, ठीक है, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, तो इस रीजन में तुम देखोगे कि तुम्हें इस हाई प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल हाई प्रोबेबिलिटी रीजन के अंदर भी तुम्हें क्या है कि बीच में खाली जगह मिल गई, ठीक है। तो ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, नोड होता है। अब ये जो रीजन बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये जो रीजन खाली बन रहा है ये कैसा, स्फेरिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये जो स्फेरिकल बन रहा है तो ये कैसा नोड हो जाएगा, ये रेडियल नोड कहलाएगा, ठीक है, ये क्या है, रेडियल नोड कहलाएगा। अब क्लियर है बेटा? क्लियर है, रेडियल नोड हो गया। हम्म। बेटा रिप्लाई भी किया करो जल्दी जल्दी थोड़ा, मैं चलो ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, चलो रेडियल नोड क्लियर हो गया। अभी एंगुलर नोड पे भी जब आएंगे ना तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे हम स्फेरिकल रीजन देख रहे हैं, ऐसी अगर हम मान लो प्लेनर रीजन के अक्रॉस देखने लग जाए, प्लेनर रीजन के अक्रॉस देखने लग जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, एंगुलर नोड कहलाएंगे। अब ये जो है बेसिकली नोड जो है हमारे, रेडियल नोड और एंगुलर नोड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये कितने कितने होंगे ये भी पता होता है हमें, कि एक ऑर्बिटल के अंदर हमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने मिलते हैं। बेसिकली जो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स होते हैं वो कितने होते हैं, बेसिकली वो होते हैं जितना उनका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है उस ऑर्बिटल का, उतना वो क्या है, रेडियल नोड होंगे, सॉरी एंगुलर नोड होंगे उसके अंदर।
रेडियल नोड की बात करूं तो किसी ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे, बेसिकली वो रेडियल नोड कितने होंगे, n माइनस l माइनस 1 के अकॉर्डिंग, कि n उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा ऑर्बिटल का, l उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, तो ये रिलेशन लगा के तुम उसमें क्या है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या है फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं फाइनली, अब हमें सारी चीजें समझ में आ गई, अब हमें सिर्फ डायग्राम बनाने और कुछ नहीं करना है। देखो हमें पता चल गया शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे पता चलेगी हमें, बाउंड्री सरफेस डायग्राम से, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बनता है कैसे नहीं बनती है। फिर ठीक है, दूसरी चीज, अगर किसी के अंदर नोड्स आ रहे होंगे या एंगुलर नोड या रेडियल नोड्स होंगे तो वो तुम अपने आप पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, कि तुम्हें ये दो फॉर्मूले दे दिए गए कि अगर रेडियल नोड निकालने तो ये फॉर्मूला लगा लो, और अगर एंगुलर नोड निकालने तो ये फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो बस अभी हमें क्या करना है, एस पी डी एफ के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में ऑर्बिटल्स की बातें करनी है, शेप क्या होती है और उनके अंदर कैसे कैसे नोड्स होते हैं, बस इतना करना है, तो ये हमारा टॉपिक फिर क्या है खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। एस ऑर्बिटल का अगर मैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाना चाहूं तो मैंने ऊपर तुम्हें बता दिया था, फिर से मैं बना देता हूं, कि अगर देखो अब अलग अलग ऑर्बिटल की बात होगी। पहले तो देखो L इज इक्वल टू क्या होता है, इसके लिए 0 होता है। ठीक है, L इज इक्वल टू 0 होता है इसके लिए। तो क्या इसमें एंगुलर नोड होगा कोई? इसमें कोई भी एंगुलर नोड नहीं होगा, देयर इज नो एंगुलर नोड। पक्का समझ में आया कैसे नहीं एंगुलर नोड होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स किसके इक्वल होते हैं, जितने उसकी एल की वैल्यू होती है। अब एस ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब क्या हो गया कि नो एंगुलर नोड प्रेजेंट इन द एस ऑर्बिटल, नो एंगुलर नोड प्रेजेंट इन द एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो चलो देखते हैं कैसे। अगर एंगुलर नोड कुछ नहीं है तो रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, रेडियल नोड वैसे कितने होते हैं, बेटा ये फॉर्मूला है बस, कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होते हैं वो एल के बराबर होते हैं, जितना एल होता है उसका, ठीक है, उतना ही उसका क्या है एंगुलर नोड्स होते हैं। तो जैसे हमने एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब उसमें एंगुलर नोड कितने होंगे, एंगुलर नोड कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। ये बोलना मतलब कोई एंगुलर नोड होगा ही नहीं उसमें। अब रेडियल नोड की अगर मैं बात करूं तो एस ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड का फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, रेडियल फॉर्मूला वैसे होता है n माइनस एल माइनस 1, लेकिन l तो 0 होता है, तो ये क्या बन जाएगा n माइनस 1। वेरी गुड, बहुत सही बोल रहे हो बच्चों। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। चलो अब शुरू करते हैं अलग अलग के लिए, 1s के लिए। देखो मैंने तुम्हें बताया कि एस ऑर्बिटल के लिए अभी हम पीछे पढ़ के आए, बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसे बनता है, स्फेरिकल बनता है। तो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल इन शेप होते हैं, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, जिसमें एंगुलर नोड कोई भी नहीं होता है और जिसमें रेडियल नोड कितने होते हैं, n-1 होते हैं। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। 1s, अगर मैं तुम्हें कहूं कि 1s ऑर्बिटल बना के दिखाओ कैसे बनाओगे, तो तुम कैसे बनाओगे, देखो तुमने क्या करना है, पहले सबसे पहले नोड्स की बातें करनी है। नोड एल, एंगुलर नोड है नहीं है इसमें, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। रेडियल नोड की बात करते हैं, रेडियल नोड कितने होंगे 1s में, रेडियल नोड कितने होंगे देख बताओ, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, कोई रेडियल नोड भी नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, रेडियल नोड नहीं होगा। तो इसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसे बनाओगे, तुम्हें अब आ ही गया होगा। इसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऐसे बना दो। ठीक है, ये हो गई हमारी 1s ऑर्बिटल। बताओ ये बीच में जो डॉट दिखा रहा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, 1s ऑर्बिटल होगी। क्लियर है? अब आ जाओ 2s पे। अगर मैं बात करूं 2s की, मैं यही बना देता हूं 2s की अगर बात करूं मैं, 2s ऑर्बिटल में देखो एंगुलर नोड तो फिर से L0 है, वो नहीं होगा। s ऑर्बिटल में L0 तो एंगुलर नोड तो किसी में भी नहीं होगा तुम्हारा। रेडियल नोड की बात कर लो जरा, रेडियल नोड, तो रेडियल नोड क्या होगा, 2 माइनस 1 1, यानी एक रीजन तुम्हें ऐसा मिलेगा जहां पे तुम्हारा क्या है, रेडियल नोड कितना होगा, 1 हो जाएगा। देखो चलो, हाँ एक रीजन ऐसा मिलेगा जहां पे तुम्हारे क्या प्रोबेबिलिटी 0 होगी, वो देखते देखो। तो मैंने क्या किया, पहले न्यूक्लियस बनाया, फिर उसके अराउंड मैंने क्या है हाई वो कर दिया, मतलब कि ज्यादा पॉइंट्स दिखा दिए, ताकि मैं ये दिखा सकूं कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। फिर क्या हुआ, खाली स्पेस छोड़ा, फिर मैंने क्या किया, फिर से ज्यादा बना दिए। ये मेरा बन गया, मतलब थोड़ा सा स्फेरिकल बनना था, ये चीज है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये मेरा क्या बन गया, 2s ऑर्बिटल बन गया, जहां पे अगर मैं बात करूं,
हाँ, ये जो बीच में खाली स्पेस दिखाया है ये मेरा क्या है, नोड है बेसिकली। कौन सा नोड होगा ये, रेडियल नोड होगा। ये क्या है, 2s ऑर्बिटल की बात होगी। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है। देखो ड्राइंग ऐसी है मेरी, मतलब कि अब इतना परफेक्ट तो नहीं है ड्राइंग में, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तुमको। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, बताओ कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज है। हाँ, 2s दोबारा बता देते हो, 2s दोबारा बता दो। देखो 2s कैसे आया, मुझे पता है कि एक रेडियल नोड होगा, 2s में एक रेडियल नोड होगा। तुम कैसे सोचो, ऐसे सोचो। मैं पहले क्या है, पूरा ये न्यूक्लियस लिया, इसके अराउंड पूरा बना देता हूँ मैं। देखो जरा, मैं एक बार तुम्हें बताता हूँ ये कैसे आया होगा। तुमने ये पूरा बना दिया, तुमने सोचा कि ये तो एस ऑर्बिटल है तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, लेकिन फिर तुमने ध्यान दिया, अरे यहाँ पे तो रेडियल नोड भी आना था एक बीच में, एक बीच में रेडियल नोड भी तो आना था, यानी एक खाली जगह भी दिखानी थी स्फेरिकल वाली, ताकि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0। तुमने क्या कर दिया, इसको बीच में से रब कर दिया। तुमने क्या कर दिया, इसको बीच में से रब कर दिया। देखो अब देखो, क्या ये रीजन थोड़ा हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। ये रीजन एक हो गया, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी 0 हुई, फिर ये दूसरा रीजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। तो मतलब ये जो बना, ये पूरी एस और 2s ऑर्बिटल है, ये ध्यान रखना, ये पूरा 2s ऑर्बिटल है। कहीं तुम इसको अंदर वाले को सोच लो 1s है, बाहर 2s है, नहीं ऐसा नहीं है। ये पूरा क्या है, 2s ऑर्बिटल है, और इसके अंदर क्या है, एक रेडियल नोड है, एक रेडियल नोड है। अब क्लियर है, बोलो जिसको डाउट था, अब क्लियर है कैसे रेडियल नोड बोल रहा हूं मैं। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा ये 1s बना रखा है अंदर और 2s सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये वाला। ऐसा नहीं है, ये पूरा 2s है, 1s अलग है। 1s और चीज है, ये पूरा 2s का ही पार्ट है। तो 2s पूरा ये यहाँ तक है, पूरा अंदर का भी, ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी। ठीक है, ये चीज है। चलो, तो ये क्लियर हो गया, 2s की शेप समझ में आ गई। अब अगर तुम्हें 3s की बोलूं मैं, तो 3s की तुम इजिली बना सकते हो। 3s की देखो, बना के देखो जरा कैसे बनेगी। 3s की अगर बनाना चाहूं मैं, तो क्या होगा, पहला रीजन दिखाओगे, क्योंकि देखो 3s की अगर मैं बात करूं तो 3s में कितने रेडियल नोड्स होंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे बेसिकली उसमें, वेरी गुड, 2 होंगे। तो तुम दो रीजन खाली दिखा दो, पहले दिखाओ भरा हुआ, फिर थोड़ा सा खाली छोड़ दो, फिर भरा हुआ दिखाओ, फिर खाली छोड़ दो, फिर भरा हुआ दिखाओ। ऐसे, जैसे मान लो मैंने पहले क्या दिखाया, भरा हुआ रीजन दिखाया, फिर खाली छोड़ दिया थोड़ा सा स्पेस, फिर मैंने यहाँ से भरा हुआ दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये दिखा दिया। ठीक है, फिर मैंने खाली छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को दो नोट्स तो दिखाने हैं। तो ऐसे, तो तुम्हें अगर दिख रहा हो, तो इसमें मतलब दो रीजन ऐसे जो खाली पड़े हुए, एक तो ये पूरा रीजन और एक ये पूरा रीजन, और ये दोनों रीजन क्या कहलाएंगे, रेडियल नोड्स कहलाएंगे मेरे। क्लियर है, तो ये तुम क्या है, ऐसे 3s की शेप बना सकते हो। क्लियर है या नहीं, बोलो ये चीज, ये पॉइंट क्लियर है सबको, कैसे हमने बनाया, वेरी गुड। चलो, अब इसको मैं अगर अच्छी ड्राइंग में दिखाऊं तुमको, तो मैं अच्छी ड्राइंग में भी तुमको दिखा देता हूँ, जो तुम्हें हेल्प भी करेगा आगे। ये देखो, ये है ऐसा, ऐसा कुछ दिखता है पिक्चर तुम्हें। अगर जब तुम एटम की पिक्चर लेते हो, 1s ऑर्बिटल की लेते हो फोटो, तो देखो 1s में ध्यान दो तुम, 1s में अगर ध्यान दो, देखो कोई भी नोड नहीं है, कहीं खाली जगह नहीं मिल रही तुमको। ठीक है, 2s में ध्यान दो, ध्यान दो, ये देखो बीच में व्हाइट व्हाइट सा स्पेस जो दिख रहा है, तुम्हें क्या खाली जगह दिख रही है। अब तुम्हें दोबारा देखना, व्हाइट व्हाइट सा स्पेस दिख रहा है ना खाली, तुम्हें क्या है, वहां पे दिख रहा है कोई भी नहीं है, तो वहां पे तुम्हारा क्या है, एक नोड क्रिएट हो गया। 3s में आ जाओ, 3s में देखो दो जगह खाली व्हाइट दिख रहा है तुमको, जहां पे कोई भी वो कलर नहीं आ रखा, ना येलो ना ये वाला ब्लू वाला। ठीक है, तो वहां तुम्हें दो नोड्स दिख रहे हैं। देखो मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कैसे दो नोड, एक नोड तो यहाँ जो खाली मिलेगा, एक नोड जो क्या है यहाँ खाली मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारे दो रीजन बन गए, जितो 3s में क्या हो गया, दो नोड हो गए। अब जैसे इन्होंने दूसरे डायग्राम से भी दिखा रखा है, फीलिंग वाले से 1s पूरा दिखा रखा है। 2s में देखो, ये तुम्हें बीच में येलो के और उसके बीच में वो दिखेगा, ब्लू और येलो के बीच में देखो ब्लैक कलर की, तुम्हें जैसे 3s में तुम्हें आसानी से दिख जाएगा। 3s में देखो, ये खाली स्पेस दिख रहा है ना यहाँ पे, मतलब ब्लू और येलो के बीच में खाली स्पेस, तो ये खाली स्पेस ही क्या है, नोड है। ऐसे तुम अगर अंदर छोटे वाले सर्कल का देखो, यहाँ पे ये छोटे वाले सर्कल का, ये ब्लू वाले, इनके बीच में भी तुम्हें ये हल्का सा खाली स्पेस दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, नोड्स है बेसिकली। क्लियर है, ये एस ऑर्बिटल की बातें हो गई हमारी, ये हमारी किसकी बातें हो गई, एस ऑर्बिटल की।
तो एस ऑर्बिटल देखो स्फेरिकल इन शेप होता है। क्लियर है या नहीं बोलो? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं फटाफट, हम पी और डी भी खत्म कर देते हैं। चलो देखो जरा, अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, पी ऑर्बिटल पे। पी ऑर्बिटल, तो देखो जब मैंने पी ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया, मतलब बाउंड्री सरफेस डायग्राम बनाया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट से, तो मुझे इसका कैसे दिखा, इसका ना डंबल शेप दिखा। मुझे इसकी शेप जो निकल के आई वो क्या है, डंबल शेप निकल के आई। ठीक है, अभी डंबल शेप पता चल जाएगी कैसे बनाते हैं, वो तुम्हें पता चल जाएगा। डंबल शेप दिखी जहां पे 2 लोब्स थे, कंटेनिंग 2 लोब्स। अभी समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ, कैसे नहीं, अभी देखो बस 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, डंबल शेप दिखी। तुम मुझे ये बता, तुम एंगुलर नोड कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो इसमें, कितने तुम इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट में या बाउंड्री सरफेस डायग्राम में एंगुलर नोड एक्सपेक्ट कर रहे हो? बताओ। 1, वेरी गुड। तुम कर रहे हो L इज इक्वल टू 1 पे 1 एंगुलर नोड एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तुम बोलोगे कि नंबर ऑफ रेडियल नोड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं। वैसे क्या होता है, n माइनस L माइनस 1 होता है। तुम कितने कर रहे हो, n माइनस 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तुम 1 मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। करते हैं, देखते हैं फिर कैसे बनती है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं कौन से, 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल, ठीक है, 2p ऑर्बिटल की बात करते हैं। डंबल शेप कैसे बनती है देखो जरा ध्यान से। ये मैंने एक्सिस बना ली, ये मान लो मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी क्या है, जेड एक्सिस हो गई। अब डंबल शेप देखो कैसे बनती है। डंबल शेप बनती है कुछ इस तरह से। मैं अभी तुम्हें पहले इसका, ये होती है डंबल शेप। अगर मैं इसको पूरा वो बना के दिखाता हूँ, देखो ये बनेगी ऐसे, ये मतलब ऐसे होती है डंबल शेप हमारी, ऐसे करके कुछ ये। ठीक है, इसमें क्या है, 2 लोब्स होते हैं, एक लोब ये और एक लोब ये। 2 लोब्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये बनता है, ऐसा बनता है बाउंड्री सरफेस डायग्राम इसका। अब तुमने कहा था कि 2p, अब देखो, हाँ ये चीज हो गई, चलो यहाँ पे पहले ये चीज हो गई। ठीक है, अब ये किसका बना है, देखो हमने L इज इक्वल टू 1 है, तो ml कितने होंगे इसमें, ml की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, -1, 0, +1। ठीक है, हाँ ठीक है, -1, 0, 1, +1। ठीक है, ये -1, 0, +1 क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारी p ऑर्बिटल्स की क्या है, 3 तरह की ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकती है। तो हमने क्या किया, इसको एक्सिस के अलोंग रखा। ये ओरिएंटेशन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको क्या है, एक्सिस के अलोंग रख दिया। अच्छा नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, रुको रुको, मैं चेंज कर लेता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, L इज इक्वल टू 1 के लिए कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं, जितनी ml की वैल्यूज होती हैं। तो ml की वैल्यूज क्या निकल के आती है तुम्हारी, -1, -0, +1। 3 ml की वैल्यूज निकल के आती हैं। इसका मतलब p ऑर्बिटल के लिए 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होती हैं। वो 3 ओरिएंटेशन हम क्या रख लेते हैं, x के अलोंग, y के, z के अलोंग। तो जो एक्सिस z, जो ऑर्बिटल z के अलोंग होती है, जैसे ये z के अलोंग एक्सिस पे मतलब z एक्सिस पे बनाई गई है ये ऑर्बिटल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2pz ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, 2pz ऑर्बिटल बोलेंगे। अब देखो, अब इसमें बात करते हैं एंगुलर नोड्स की और रेडियल नोड्स की। पहले बता 2pz क्लियर हुआ तुमको, 2pz क्लियर हुआ, क्या कहना चाह रहा हूँ, 2pz क्या है कि जो p ऑर्बिटल क्या है, देखो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, L की वैल्यू 1 है p ऑर्बिटल के लिए, तो 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, क्योंकि ml की वैल्यूज 3 आ रही है, -1, 0, +1। 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है इसका मतलब। और 3 ओरिएंटेशन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी इसके केस में। जब निकाला तो परपेंडिकुलर निकल के आई। तो वो कब हो सकती है, जब हम उनको एक्सिस के अलोंग रख दें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग रख दें। तो मैंने एक ऑर्बिटल को क्या किया, मान लो जेड एक्सिस के अलोंग रख दिया, ये मेरी जेड एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई है, जो तुम्हें ऑर्बिटल यहाँ पे मैंने दिख रही है, बनाई है। तो वो क्या हो गई, 2pz ऑर्बिटल हो गई मेरी। क्लियर है, वो 2pz ऑर्बिटल हो गई। अब हाँ, अब अगर मैं बात करूं, बेसिकली देखो ये हो गया। अब मैं अगर 2px बनाना चाह रहा हूं, मैं मान लो 2px बनाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, y एक्सिस ले लूंगा यहाँ पे, यहाँ x एक्सिस ले लूंगा, तो मैं यही जो है लोब क्या कर दूंगा, ऐसे बना दूंगा, ये x एक्सिस के लॉन्ग बन गया मेरा। ठीक है, थोड़ा आंसर देख लेना, डोइंग ऐसी है, ये हो गया। ये कौन सी ऑर्बिटल बन गई, 2px बन गई मेरी। ठीक है, z एक्सिस तुम्हें पता चल ही रहा होगा, z एक्सिस कहाँ होगी, ऐसे टेढ़ी सी z एक्सिस होगी इसमें। ठीक है, ये चीज हो गई।
इसमें भी क्या है, एसेट एडीसी जेड एक्सिस होगी, ये चीज होगी, सॉरी इसमें वाई होगा, वाई एक्सिस, मतलब हम एक्सिस को अपने तरीके से किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं अगर बात करूं, मेरे को 2py बनाना है, मेरे को 2py बनाना है अगर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या ले लूंगा अपना z और y एक्सिस ले लेता हूँ, और ये मेरी क्या हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे को 2py बनाना है जैसे, तो मैं क्या करूंगा, y के अलोंग क्या है उसका ओरिएंटेशन दिखा दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2py हो जाएगा। बताओ पहले तो 2px 2py 2pz में कोई दिक्कत तो नहीं, ये क्लियर है, ये मेरा डंबल शेप बनता है इसमें ऐसा। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं किसकी, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स की। चलो 2p ऑर्बिटल के लिए जो एंगुलर नोड्स रहेंगे वो तो 1 रहेंगे, एंगुलर नोड्स क्या है, 1 रहेंगे, क्योंकि l की वैल्यू 1 होगी। रेडियल नोड्स बताओ कितने होंगे, रेडियल नोड्स बताओ जल्दी, रेडियल नोड होंगे 0। कैसे होंगे, क्योंकि रेडियल नोड्स कैसे होते हैं, p ऑर्बिटल के केस में n-2 होते हैं, ठीक है। तो n कितना है, यहाँ पे 2 है, 2p ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो n 2 है, तो रेडियल नोड क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल में हमें, इस 2p ऑर्बिटल में हमें सिर्फ क्या देखने को मिलेंगे, एंगुलर नोड्स देखने को मिलेंगे, रेडियल नोड नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अब कहाँ देखने को मिलेंगे एंगुलर नोड, वो भी देख लेते हैं हम। देखो जब ये एक्सिस, तुम ऐसा सोचना, अभी तुम ध्यान से देखना इसको, तुम्हें शायद कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन तुम अगर अच्छे से सोचोगे तो आ जाएगा। मुझे ये बताओ, जैसे ये यहाँ देखो जरा, ये जेड एक्सिस के ऊपर ध्यान से अगर इमेजिन कर पाओ, ये p ऑर्बिटल है, ये मेरी जेड एक्सिस है पेंसिल, ठीक है। यहाँ पे एक लोब है, एक लोब यहाँ पे, एक लोब यहाँ पे, ऐसे समझो ये लोब हो गया। मुझे ये बताओ, ठीक है, मैं इसको कैसे काटूं, मतलब ये सेंटर में न्यूक्लियस है मेरा, ये न्यूक्लियस है, ये देखो, मैं अगर ये प्लेन पास कर दूं यहाँ से, देखना ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये मेरे p ऑर्बिटल है, ये मेरे जो हाथ है उसके लोब बने हुए हैं, ये जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब मुझे ये बताओ, इस न्यूक्लियस में से अगर मैं ये वाला प्लेन पास करूं, ये वाला प्लेन पास करूं, ठीक है, ये वाला प्लेन, तो मुझे ये बताओ क्या इस प्लेन पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, यस और नो। अगर मैं इस, ये मेरा p ऑर्बिटल है, अगर मैं इस प्लेन के अराउंड, इस मान लो मैंने कोई ऐसा प्लेन पास कर दिया, ठीक है, क्या इस प्लेन पे मुझे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। और मैंने तुमको बताया था, वेरी गुड, नहीं मिलेगी। और मैंने तुमको ये बताया था क्या था, कि अगर स्फेरिकल रीजन पे अराउंड नहीं मिलती तो रेडियल नोड होता है वो, और अगर प्लेनर नोड पे नहीं मिलती, अगर प्लेनर सरफेस पे नहीं मिलती, तो प्लेनर सरफेस कौन सा नोड बनाता है, एंगुलर नोड। समझा है कि नहीं, अब आएगा एंगुलर नोड, वहां पे नहीं समझाया था क्योंकि वहां पे कुछ था नहीं, तो अभी समझा सकते हैं अभी हम, कि ये मेरा था, ये न्यूक्लियस था यहाँ पे सेंटर में, और मैं अगर ये वाला प्लेन पास कर दूं इसमें से, ये वाला प्लेन पास कर दूं अगर, तो इस प्लेन के अराउंड कहीं पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी, तो ये क्या होगा मेरा एंगुलर नोड हो जाएगा, क्योंकि प्लेनर नोड है, और प्लेनर नोड किस में आते हैं, एंगुलर नोड में आते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और यही तुम कंसेप्ट लगा सकते हो उसमें, एस ऑर्बिटल में तुम खुद सोचना कि एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड क्यों नहीं हुआ, तुम खुद सोचना एक बार इसको, ठीक है, एस ऑर्बिटल में एंगुलर नोड क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पहले तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ये हमारा एंगुलर नोड हो गया। मतलब अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम में बताता हूँ मैं, 2pz के डायग्राम में, 2pz के डायग्राम में ध्यान से देखो, अगर मैं मान लो यहाँ से प्लेन पास कर दूं, अगर तुम इसको इमेजिन कर पाओ, मैं दिखाने का तरीका है बस ये, कि मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों लोब के बीच में से प्लेन पास कर रहा हूँ। अब ये प्लेन बताओगे कौन सा हो सकता है, जैसे मान लो ये जेड एक्सिस है, अगर मैं ये प्लेन पास कर रहा हूँ, तो ये प्लेन कौन सा हो सकता है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड या जेड एक्स। तुम्हें क्या लग रहा है ये कौन सा प्लेन होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई होगा। जेड तो इसमें इन्वॉल्व हो गया, जेड तो लेते ही नहीं हम, जेड लेते तो ऐसा कुछ प्लेन आता जिसमें जेड भी आता, अब ऐसा प्लेन ले रहे तो एक्स वाई प्लेन, मतलब 2pz के अंदर क्या है हमारा, एक एंगुलर नोड होगा, एक एंगुलर नोड होगा, ठीक है। वो एंगुलर नोड की जगह तुम्हें ये भी पूछ सकता है कि नोडल प्लेन बताओ, कितने नोडल प्लेन होंगे, मतलब जो प्लेनर नोड होते हैं ना हमारे, जो प्लेनर नोड होते हैं उनको हम क्या है नोडल, मतलब वो तुमसे इससे क्या है नोडल प्लेन भी पूछ सकता है, उतने ही नोडल प्लेन होंगे जितने प्लेनर नोड होंगे बेसिकली, ठीक है। मतलब समझ में आ गया होगा नोडल प्लेन, कि प्लेन के अराउंड जहां पे क्या है हमारी डेंसिटी 0 आ रही है, वो नोडल प्लेन हो गया। तो अब वो पूछे तुमसे, अगर 2pz में बताओ एंगुलर नोड होते हैं कि नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 1 होता है। वो 1 नोड कौन सा होता है, प्लेनर या कॉनिकल, वो प्लेनर नोड होता है। और उसके अंदर कितने नोडल प्लेन होते हैं, एक नोडल प्लेन होता है। क्या तुम उस नोडल प्लेन का नाम बता सकते हो, वो कौन सा प्लेन होता है नोडल प्लेन।
चलो मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा। देखो ये p ऑर्बिटल है मेरी, ध्यान से देखना, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये प्लेन पास किया, ये प्लेन पास किया मैंने इसमें से, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, मतलब कि ये प्लेन अगर मैं पास कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे प्लेन रख दिया, तो इस प्लेन में देखो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, क्योंकि लोब तो ये है, जहां मेरे हाथ है ना बस वही इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुम्हें, जहां मेरे हाथों के अंदर वाली चीज है, ये वाली चीज है, यहाँ तुम्हें क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब मैं यहाँ रख रहा हूँ, जब मैं यहाँ कोई प्लेन, मान लो पेज रख दिया मैंने, जब मैंने कोई यहाँ प्लेन रख दिया, ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं डेंसिटी मिलेगी, मेरे हाथ है ही नहीं है वहां पे, मुझे नहीं मिलेगा, तो वहां क्या हो जाएगा, एक पेन वर्क। बेटा अभी मैं लिख ही नहीं रहा कुछ, अभी मैं लिख ही नहीं रहा कुछ, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हाँ अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो पेन वर्क तुम्हें दिखेगा भी नहीं। तुम ऐसे समझो, ये मेरे पास एक बुक है, मान लो ये है, ठीक है। मान लो मैंने इधर एक लोब है मेरा, ठीक है, और मेरा इधर एक लोब है, ठीक है। मेरे पास क्या है, दो लोब है, देखो अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिख जाए, सेंटर में क्या न्यूक्लियस है। मैंने क्या किया, इसमें से ये बुक को पास करवा दिया। अब इस बुक में देखो मेरा कहीं हाथ नहीं आ रहा है, इस बुक के ऊपर या नीचे, तो मतलब इस बुक के पास क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ तो मतलब इस प्लेन के अराउंड तुम्हें क्या है, डेंसिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यानी इसके अंदर क्या है, एक नोडल प्लेन होगा। वो प्लेन का नाम क्या होगा, वो प्लेन कौन सा होगा, बेसिकली वो नोडल प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। एक्स वाई प्लेन होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये मेरी जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान लो ऐसे है, और वाई एक्सिस ऐसे है। देखो अभी ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, और इधर मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, अगर तुम्हें दिख पाए तो, ठीक है। सीधा दिखेगा नहीं, पता नहीं क्या ये जेड एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई सीधा, और ये क्या है, वाई एक्सिस हो गई। तो मुझे बताओ प्लेन कौन सा, प्लेन एक प्लेन जा रहा है, ये वाला प्लेन जा रहा है, जिसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, जेड बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो वो कौन सा प्लेन हो गया, नोडल प्लेन एक्स वाई प्लेन हो गया। बताओ क्लियर है या नहीं, बोलो बेटा, कहीं भी दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नोडल प्लेन क्लियर हुआ ना, तुमसे अगर मैं पूछ लूं कौन सा नोडल प्लेन होगा, तो तुम बता सकते हो कि सर अगर पीजेड की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई नोडल प्लेन होगा, अपोजिट होते हैं। मतलब जिसको बात कर रहे हो ना, टू पी जेड की बात कर रहे हो ना, पी जेड की, उसको छोड़ के एक्स वाई बोल देना कि एक्स वाई नोडल प्लेन होता है। अब आ जाओ टू पी एक्स पे। टू पी एक्स में रेडियल नोड तो होगा ही नहीं, एक एंगुलर नोड होगा। वो एंगुलर नोड कैसा होगा, वो एंगुलर नोड प्लेनर होगा, ठीक है। प्लेनर होगा तो कितने नोडल प्लेन हुए इसमें, एक ही प्लेन होगा, तो एक नोडल प्लेन हुआ इसमें, एक नोडल प्लेन होगा, ठीक है। और इसका नोडल प्लेन का नाम क्या होगा, कौन सा नोडल प्लेन होगा, बता सकते हो, वाई जेड, वेरी गुड। अब क्या बोल सकते हो, वाई जेड होगा। अब मुझे ये बताओ, चलो टू पी वाई में कौन सा नोडल प्लेन होगा, इसमें भी एक ही नोडल प्लेन होगा, और वो कौन सा नोडल प्लेन होगा, वेरी गुड, एक्स जेड होगा, ठीक है। ये क्लियर है, एक्स जेड होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब फटाफट क्या करते हैं, थ्री पी का कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसे हम शेप, मतलब इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, वो शेप्स का पता होना चाहिए, नोडल प्लेन कौन से हैं, कितने होते हैं, रेडियल नोड कितने होते हैं, वो तुमसे पूछेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। ये चीज है। चलो फटाफट मुझे थ्री पी पे आ जाओ। अब थ्री पी ऑर्बिटल में, तो थ्री पी जेड, एक ही ऑर्बिटल की बात कर लेता हूँ मैं, थ्री पी जेड की, उसमें बाकी तुम देख ही लोगे। थ्री पी जेड की बात करूं मैं, थ्री पी जेड ऑर्बिटल की, तो मुझे ये बताओ पहले तो, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बताओ कितने होंगे, वन, ठीक है। एंगुलर नोड्स कितने होंगे, वन होंगे बेसिकली, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे, ये होता है n माइनस एल माइनस वन होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये थ्री है, माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना हो गया, ये वन आ गया। तो रेडियल नोड भी वन हो गए, एंगुलर नोड भी वन हो गए। पी ऑर्बिटल है तो आंखें बंद करके एंगुलर नोड तो तुम वन ही मानो, क्योंकि वो तो एल पे डिपेंड करता है, वो एन पे डिपेंड करता है नहीं कि तुम टू पी ले रहे हो, थ्री पी ले रहे हो, फोर पी ले रहे हो, फाइव पी ले रहे हो, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कौन सी सब शेल ले रहे हो बस। तो उसमें तो तुम आंख बंद करके वन लिख दोगे एंगुलर नोड, और वो एंगुलर नोड कौन सा होगा ये भी ध्यान रखना, वो प्लेनर नोड होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे अगर मेरे को थ्री पी जेड का, मतलब तुम्हें कह दिया मैंने थ्री पी जेड का मेरे को डायग्राम बना के दिखाओ, बस तुम्हें यही इन्फॉर्मेशन चाहिए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने आप डायग्राम बना सकते हो, अगर तुम कोशिश करो तो बना के देखो, और फिर मेरे से मैच करना कि ये मैच हो रहा है या नहीं। देखो जैसे, हाँ अगर तुमने बना लिया तो बहुत बढ़िया, ये मैंने जेड एक्सिस ले ली, ये वाई ले ली, और यहाँ पे मान लो एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, क्लियर हो गए। अब देखो
अब मुझे क्या बनाना है, 3pz बनाना है, बस थोड़ा सोच समझ के बनाना है। मैं अभी ना इसको x को रिप्रेजेंट नहीं करता, फिर थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, ठीक है। देखो चलो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है 3pz में एक रेडियल नोड होगा, ये ध्यान रखना। तो मुझे क्या करना है, एक लोब बनाना है ऐसे, एक लोब बनाना है ये वाला, मतलब यहाँ पे मेरी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी ये ऐसे, ठीक है। ये चीज हो गई। तो क्लियर हुआ, रेडियल नोड दिख रहा है साफ साफ कि नहीं दिख रहा, बोलो। रेडियल नोड दिख रहा होगा, बीच में रीजन खाली है ना। मतलब पहले क्या हुआ, डेंसिटी ज्यादा हुई, फिर रीजन खाली हो गया, फिर डेंसिटी हुई है। तो मतलब जो खाली रीजन बन रहा है वो स्फेरिकल टाइप बन रहा है बेसिकली, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा हमारा, एक रेडियल नोड कहलाएगा। और एंगुलर नोड तो तुम्हें पता ही है, जेड एक्सिस के अलोंग बना रहे हो, तो एक्स वाई प्लेन में तो क्या है, वो नोडल प्लेन होगा, मतलब वहां पे एक्स वाई प्लेन में तुम्हारा क्या है, वो क्या लाई करेगा, एंगुलर नोड लाई करेगा। बोलो दोनों चीज क्लियर है तुमको, दिक्कत हो तो बताओ किसी में कुछ। चलो ठीक है, तो अब मैं तुम्हें इसकी भी पिक्चर दिखा देता हूँ कि इसकी पिक्चर भी कैसे दिखती है, रुको एक मिनट। एक मिनट, ये तो थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, अगर तुम ऐसे दिख रही हो अगर थोड़ा बहुत, तो ये कुछ इस तरह से पिक्चर आ रही है इसकी, ठीक है। अगर थोड़ा वो दिख रहा हो, वैसे तो ये ज्यादा ही कुछ कलर हो गया, ठीक है। तो देखो 3p में, देखो 3pz के केस में क्या हुआ है, अगर तुम 3pz के केस में देख सकते हो, देखो 3pz में क्या दिख रहा है तुम्हें, ये लोब दिख रहे हैं, देखो दो लोब दिख रहे हैं, ये हमारे बीच में इनके क्या हो गया, एक्स वाई नोडल प्लेन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये देखो खाली जगह है ना, ये बीच में खाली जगह दिख रही है तुम्हें, यहाँ पे देखना, मैं फिर से रब करके दिखाता हूँ। देखो बीच में खाली जगह दिख रही है, ये तुम्हें यहाँ पे देखो ब्लू और रेड के बीच में यहाँ पे सेपरेशन हो रखा है, तो ये क्या हो गया, स्फेरिकल नोड हो गया, तो ये रेडियल नोड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बोलो, है ना। तो ये चीज हो जाएगी थ्री पी जेड में, सॉरी। एक पिक्चर और थी मेरे पास, वो नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। ये देखो, यहाँ पे ये दिख जाएगा, इसमें भी देखो, ये है 3pz का केस। 3pz का पिक्टोरियल डायग्राम कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ पे तुम देखो, वही दो लोब हैं जैसे मैंने बनाए थे, जैसे इसमें भी दिखा रखे हैं दो लोब, ठीक है। फिर रेडियल नोड आ गए, ये स्फेरिकल वाला जो है ना, ये जो स्फेरिकल वाला है देखो, ये रेडियल नोड है, ठीक है। पूरा स्फेरिकल चीज बन रही है, ये रेडियल नोड हो गया। और ये जो बीच में प्लेन जाएगा, यहाँ से जो प्लेन जाएगा वो क्या, ये प्लेन अगर काटोगे तुम, तो ये प्लेन क्या बनेगा, एंगुलर नोड बनेगा। तो कुछ इस तरह से पिक्चर दिखती है तुम्हें 3pz की, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम में दिखा दिया मैंने। क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए 3pz और इसमें, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया, किसी को कुछ भी डाउट हो बेटा पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं है, बस यही तुमसे पूछता है कितने नोट्स हैं कितने नहीं है, कौन सा रेडियल है कौन सा नहीं है, बस ये चीजें पूछता है तुमसे वो, ठीक है। तो आज तो बस इतना ही करते हैं हम, बाकी हम हमारा 3D बच गया, ठीक है। हमारा 3D बच गया, वो 3D हम क्या है कल क्लास में करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना 3D का थोड़ा सोच के आना, मतलब कि कितने नोट्स होंगे कितने नहीं होंगे, वो नोट्स वगैरह तो तुम प्रैक्टिस कर ही सकते हो ना, कि नोट्स कितने होंगे कितने नहीं होंगे, ठीक है। तो वो कल देख के आना, फिर हम आगे क्या है इसको करेंगे कंटिन्यू, ठीक है।